कैसे हैं आप लोग। आज शुरुआत करते हैं अपनी फिर से एक नई क्लास। पहले कुछ क्लासों में हम लोगों ने देखा है, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहला तो हमने समझ लिया था कि प्रीएम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है। फिर हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट पढ़ा था। उससे पहले हमने समझ लिया था सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, उससे पहले हमने समझ लिया था कि जो भारत है, ठीक है, वो राज्यों का संघ है। ठीक है, तो स्टेट के बारे में समझ लिया था अपना हम लोग। ठीक है, और ये हमारा कैसा था, ये यूनियन था। फिर हमने पढ़ लिया सिटीजनशिप, फिर हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट, फिर हमने पढ़ा था डीपी, एसपी, फिर हमने पढ़ा थे फंडामेंटल ड्यूटी। इतना लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। अब हम आज शुरुआत करते हैं। देखो, जब जब कोई नई चीज आती है, आप थोड़ा सा मैं कुछ समझाता हूं आपको, समझिए। ये याद रखिएगा, मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि ये है हमारा जुडिशरी। इस ट्रायंगल के माध्यम से अगर हम लोग समझें तो ये हमारी है जुडिशरी, जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका। ये है हमारी लेजिस्लेचर, जिसे हम कहते हैं विधायिका। ये है हमारी एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका। तो हमने ये समझा था कि जो लेजिस्लेचर है, विधायिका, ये क्या करती है, ये कोई कानून बनाती है। जब कानून बन जाता है तो इसका काम है कि कानून को लागू करवाता है, एग्जीक्यूटिव का काम है। और जब लागू हो जाता है तो वो कानून कितने हद तक सही है, कितने हद तक लोगों के जो फंडामेंटल राइट है उनका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, लोगों के हित में है या हित में नहीं है, योग्य है या अयोग्य है, अच्छा है, बुरा है, गुड है, बैड है, ये चीजें क्या होता है, ये लागू करने के बाद जो ये व्याख्या करने का अधिकार है वो किसका है, जुडिशरी का है, न्यायपालिका का है। तो जब जब कोई चीज लागू होती है, उस पर कानून बनता है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग आते हैं और वो मामला कहाँ जाता है, एक बार अगर उसमें कुछ ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट की मदद ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट उसका व्याख्या कर देता है कि हाँ, ये बात सही है, ये बात गलत है, ये विधि जो है, हमारा जो रूल बना है, जो नया कानून बना है, ठीक है, वो विधि संगत है या विधि संगत नहीं है। ठीक है, ये होता है। तो हम समझेंगे आज हम क्या करेंगे कि समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो आज हम क्या करेंगे कि हमने प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी मतलब प्रस्तावना, मूल जो अपना मौलिक कर्तव्य, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में समझेंगे कि जब ये लागू किए गए तो क्या इन पे कोई विवाद हुआ था, क्या ये मामला कोर्ट में गया था क्या। तो हम सारे कोर्ट के वाद्य समझेंगे आज कि कौन सा कोर्ट में कौन सा वाद गया और उस पे कोर्ट ने क्या कहा। ठीक है, ये बात समझेंगे। तो पहला हम समझते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना हम सब जानते हैं कि एसेंस है, सार है। अगर संविधान को पढ़ना है, समझना है, जैसे कोई बुक आप पढ़ते हो, अगर पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो उसका पहला पन्ना जो प्रस्तावना है वो समझ के ये पता चल जाता है कि लेखक पाठकों को क्या बताना चाहता है, इस बुक के लिखने का उद्देश्य क्या है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। मतलब ये संविधान के उद्देश्यों को दिखाता है कि संविधान बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है और उसके पीछे क्या है कि प्रस्तावना जब बनी, इसका उद्देश्य समझा गया, तो पहला मामला 1950 में ही कहां चला गया, कोर्ट में चला गया। और उस मामले का नाम था गोपालन वाद, 1950। सबसे पहला मुद्दा यह आया कि न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना परिवर्तनीय है या नहीं परिवर्तनीय है। ठीक है, क्या शक्ति का स्रोत है या नहीं है।
समझे बात? तो इस पे गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग, मुद्दा यह था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग, इसे माने, अंग माने या ना माने। जैसे अगर कोई बुक आप पढ़ते हो, उसकी उद्देश्य का जो पहला पन्ना है, क्या वो उसको हम बुक का हिस्सा माने या ना माने? ठीक है, क्या उस पे जो उसमें लिखा है, क्या उस पे कोई मतलब हम कोर्ट में जा सकते हैं, क्या उस पे केस कर सकते हैं कि देखो प्रस्तावना में बात लिखी थी लेकिन हमको ये अधिकार नहीं दिए गए? ठीक है, तो ये मुद्दा कोर्ट में गया, तो कोर्ट में जजमेंट आया। कौन सा बात था? गोपालनवाद था 1950 का। उसमें एक जजमेंट आया कि देखो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या लिखा? संविधान का भाग। कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाग नहीं है और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, शक्ति का स्रोत नहीं है। मतलब इसमें जो लिखा है ऐसा नहीं कि उसको कोई शक्ति नहीं है कि उसके बलबूते पर आप कोई केस कर दें या आप कह दें कि वो आपको मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना भागी नहीं। बात समझ गए? ठीक है, कुछ समय चलता रहा। एक और मामला आया, वो मामला था बेरूबाड़ी। कौन सा मामला था? बेरूबाड़ी। बेरूबाड़ी जो वाद आया था, ये आया था 1960 में। ठीक है, और इसमें भी दूसरा मामला था ये। इसमें भी क्या कहा कोर्ट ने? कहा कि ये संविधान का भाग नहीं है। इसमें भी कह दिया कि भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है? संविधान का भाग नहीं। ठीक है, एक मुद्दा और आया, गोलकनाथ। एक केस और आया बाद में, गोलकनाथ। कौन सा केस था? तो आप समझ लीजिए, पहला कौन था? यहाँ पे क्या लिखा था हम लोगों ने? पहला था गोपालन। इसको थोड़ा सा हम एक साइड से लिख लेते हैं। गोपालन मामला था 50 का। फिर आया बेरूबारी, आ गया 1960 का मामला था ये। अगला जो मामला आया वो किसका था? वो था गोलकनाथ का। गोलकनाथ का। और गोलकनाथ में क्या कहा कि ये संविधान की मूल आत्मा है। किसने कहा? कोर्ट ने कहा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये क्या है? मूल आत्मा है। इसमें भी मना कर दिया था, इसमें भी मना कर दिया था। बात समझे? कहा था कि भाग ही नहीं है। ठीक है, अगला आया केशवानंद भारती। कौन सा मुद्दा आया था? केशवानंद केशवानंद भारती वाद जो आया था 1700 सॉरी 1973 में जो केशवानंद भारती आया था, इसमें भी क्या कहा कोर्ट ने? इसमें कोर्ट ने कहा कि ये मूल ढांचे का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मूल ढांचे का हिस्सा है। समझ पा रहे हैं? देखो हुआ क्या कि उस समय आप देखेंगे जो 60 से लेकर 64 की बात हम करें, अगर या बात करें हम 67-68 से लगभग, तो 67 से लेकर और आप देखेंगे लगभग 73 तक या उसके बाद तक, उस समय दो लोगों की खूब गुत्थम गुत्थी चल रही है। एक तरफ है संसद, एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट।
और ये दोनों मतलब संसद कोई फैसला करके उसको क्या बना देती है, कानून बना देती है। अब सुप्रीम कोर्ट तो उस पर क्या कहता है कि ये कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये मामला ऐसे चलता आ रहा था। तो एक मामला आया क्या, केशवानंद, केशवानंद भारती। इसकी कहानी अभी हम थोड़ा समझाते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। केशवानंद भारती आया। केशवानंद भारती ने कहा कि देखो ये मूल ढांचा है, क्या है, मूल ढांचा है, लेकिन मूल ढांचा तो है, इसमें संशोधन तो हो सकता है, लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं भाई, प्रस्तावना में आपको संशोधन करना है करिए, कोई रोक नहीं रहा आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें कोई नकारात्मक नहीं जोड़ देंगे आप। सकारात्मक होगा, जो होगा वो भारत यहाँ के नागरिकों के हित में होगा, यहाँ को देखते हुए होगा। ठीक है, कोई नकारात्मक चीजें ऐसी नहीं होंगी जो किसी की फंडामेंटल राइट को क्या कर दें, उसका हनन कर दें। बात समझे? ठीक, तो ये था अपना प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक, अगला टॉपिक क्या रहेगा, अगला हमारा क्या है, मौलिक अधिकारों पे पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से वाद गए थे मौलिक अधिकारों के लिए। ठीक है, इसको हटाइए। अगला क्या है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक, बात समझ रहे हैं? मूल अधिकार मौलिक अधिकार एक ही बात होते हैं, पता है ना, एक ही बात। ठीक, तो अब समझिए कि इसमें, अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारे इतना हमने पिछली क्लास में समझ लिया है कि फंडामेंटल राइट हम सबको मिलने चाहिए, क्या करते हैं, हमारा सर्वांगीण विकास करते हैं ना। अब अगर सर्वांगीण विकास करते हैं तो क्या इनमें कोई संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये भी एक मुद्दा है। और ये भी मामला कहां चला गया, कोर्ट में चला गया कि क्या आप किसी के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक, और उस समय क्या थी, जब ये मामला गया तो वो मामला था गोलकनाथ। कौन सा मामला था, गोलकनाथ। ठीक है, गोलकनाथ मामला था। गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद इसे कहते हैं। कौन सा था, गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद। ये हुआ था 1967। बात समझे? 1967 में क्या हुआ कि संसद, कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। क्या कहा कि जो 368 है ना, 368 क्या क्या पावर देता है, जो हम संविधान में संशोधन करते हैं, ये संशोधन करने की नियम की शक्ति देता है। उसके नियम क्या होंगे और शक्ति क्या है, 368 बात बताता है। तो उन्होंने कहा कि 368 के जो नियम है उसके आधार पर क्या नहीं हो पाएगा, फंडामेंटल राइट में, जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, मूल जो मौलिक अधिकार आपके हैं, ठीक है, उसमें संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। बात समझे, संशोधन नहीं होगा। फाइनल ये बात कह दी गई। अब जैसे ये बात कही गई तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, आ गई धीरे से। मामला चल रहा था कौन सा सन, 1971। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने 24वां संविधान संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, समझ पा रहे हैं, क्या कर दिया, संविधान संशोधन कर दिया। ऐसा लिख लो।
क्या कर दिया? संविधान संशोधन कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही किया तो उन्होंने क्या कहा, संसद ने एक कानून बनवा दिया। संसद ने एक नया कानून बनाया, कहा कि हम मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। बात समझे? समझ पा रहे हैं? कोर्ट कह रहा है कि नहीं कर सकते, इन्होंने क्या बना दिया कि कर सकते हैं। दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट कि न्यायपालिका अलग और विधायिका अलग, दोनों की कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है ना। फिर क्या हुआ कि एक मामला फिर और आगे आ गया, और उस मामले का नाम क्या था? केशवानंद भारती, 1973। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बैठी थी इस समय। संवैधानिक पीठ किसे कहते हैं जानते हैं? हाँ, मिनिमम कितने, मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम 5। जब 5 जज किसी भी फैसले को सुनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं संवैधानिक पीठ। बात समझे? और इस समय केशवानंद भारती वाले केस में आज तक की सबसे बड़ी 13 जज, अभी तक की सबसे बड़ी है ये। ठीक है, इतने बड़े मुद्दे इधर फाइनल हुए हैं, बट उसमें आपने देखा होगा 5 जज ऐसे ही थे। ठीक है, लेकिन यहां पर कितने जज थे? 13 जज। और आज तक के इतिहास ये ऐसा मामला था कि इसने पूरा सुप्रीम कोर्ट को एक अलग पावर थी। और इसमें एक मामला आ गया क्या? फंडामेंटल, जो आपका मूल ढांचा का, किसका आया गया? मूल ढांचा का, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का मामला आ गया। ये क्या है समझो। इन्होंने कहा कि संसद जो है वो 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? उसने मना किया था ना कि 368 के अंतर्गत नहीं कर सकती है। इसने कह दिया गया कि 368 के अंतर्गत कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो अब मुद्दा यह है कि मूल ढांचा क्या है? ये जो मूल ढांचा है ये क्या है? बात समझ पा रहे हैं? तो मूल ढांचा का मतलब समझिए, ऐसा है कि कोर्ट ने कहा कि आपको जब संविधान बना था तो संविधान में संशोधन करने की पावर है, उसमें बदलाव करने की पावर है, रीराइटिंग की पावर नहीं है, संविधान लिखने की पावर नहीं है। जैसे ऐसा समझिए कि भाई एक घर बना के दिया था हमने, समझे बात? आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसकी एक दीवार तोड़ दीजिए, उससे नए मॉडल बना लीजिए। इंटीरियर डिजाइन करवानी है तो इंटीरियर डिजाइन करवा लीजिए। आपको लॉबी बनाना है, बना लीजिए। उसी में आपको स्विमिंग पूल भी अंदर बनाना है, छत के ऊपर बनाना है, आप बना लीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन उसकी नींव मत आप उजाड़ दीजिए, क्योंकि नींव जब आप उजाड़ देंगे तो मकान ही गिर जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो जो भी करना है वो ऐसे करना है कि आपको किसी भाग में आप परिवर्तन कर सकते हैं, दोबारा लिख नहीं सकते हैं, ये पावर नहीं है आपके पास। बात समझे? और इसी को क्या कहा? मूल ढांचा बोला। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। बात समझे? एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, समझ पा रहे हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट। डन, ऐसा मैटर था। अब क्या हुआ कि ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट पे बात तो गई है कि अब ये बता दो कि मूल ढांचा किसे किसे माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो, समय आते में हम बताते रहेंगे, अभी हम नहीं बता पाएंगे। जब आप मूल ढांचे का हनन करेंगे, उसे तोड़ने का प्रयास करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, तो हम आपको बता देंगे कि यह मामला किसका है? बेसिक स्ट्रक्चर का मामला है। समझे बात? तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है वो अच्छे समझ गए? फिर एक मामला और आ गया। हुआ क्या कि 42वां संविधान संशोधन कर दिया, एक और केस हो गया। फिर इंदिरा जी की सरकार ने फिर क्या कर दिया?
42वां संविधान संशोधन कर दिया। बात समझे? फिर से एक नया संशोधन। ठीक। और ये कब हुआ था? 1976 में। इसने कहा एक फिर संविधान संशोधन हुआ तो फिर कुछ नियम बनाए जाएंगे, कुछ कानून बनाए जाएंगे। तो कानून ये बना कि 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़कर व्यवस्था की गई कि मूल अधिकारों में किए गए संशोधन न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे। मतलब इन्होंने इसमें खंड बना दिया। क्या बना दिया? खंड 4 और 5। बात समझे? कहा जब इसमें कोई संविधान संशोधन होगा तो इसे न्यायालय में क्या नहीं किया जाएगा? प्रश्नगत नहीं, इस पे कोई न्यायालय में जा ही नहीं सकता। ऐसा कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक तरफ पहले संविधान संशोधन हो रहा है, उसी के पीछे एक वर्डिक्ट आ रहा है, जजमेंट आ रहा है, फिर संविधान संशोधन हो रहा है, फिर जजमेंट आ रहा है। तो संविधान संशोधन फिर हुआ, अब फिर एक जजमेंट तो बनता ही था। तो अगला एक जजमेंट फिर आ गया और वो था मामला मिनर्वा मिल्स। कौन सा मामला था? मिनर्वा मिल्स वाद 1980। बात समझे? क्या गया? और मिनर्वा मिल्स में क्योंकि केशवानंद भारती में संविधान ने एक बात, कोर्ट ने एक बात कह दी थी। क्या कहा था? कि आप मूल ढांचा नहीं छेड़ोगे। क्या नहीं करोगे आप? ये जो मूल ढांचा है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या है? जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे आप क्या नहीं करोगे? इसे आप नहीं छेड़ोगे। ठीक है, इसमें आप क्या नहीं कर सकते हो? इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये कह के और सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिनर्वा मिल्स मामले में कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है और इसके तहत जो 42वां संविधान संशोधन में जो भी आपने व्यवस्था की है उसे हम क्या करते हैं? खारिज करते हैं, काटते हैं। बात समझ पा रहे हैं? और इसी के तहत आपका फिर जितने भी मामले थे ये भी क्लोज कर दिए गए हैं। ठीक है, समझे? तो अगला हम जो पढ़ेंगे वो है मामला डीपीएसपी का। ठीक है, प्रस्तावना समझ लिया हमने, मूल अधिकार समझ लिया हमने। अब जो बात पढ़ेंगे वो होंगे किसके? डीपीएसपी के। डीपीएसपी आप सब जानते हैं, भारत क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, देखो कोर्ट में एक मामला और जाने लगा कि अब इस समय आप दोनों दिख रहा होगा कि एक तरफ जुडिशरी है और एक तरफ लेजिस्लेचर है, दोनों की आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं। ठीक है, इसी समय एक मुद्दा और सामने आ गया कि जब हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट इन दोनों की जब बात करेंगे, दोनों जब आमने सामने किसी मैटर में आ जाएंगे तो इसमें ज्यादा अच्छा या ज्यादा योग्य या किसको माना जाएगा, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ये बात है। बात समझ पा रहे हो? ठीक, मतलब इन दोनों में अगर दोनों कभी सामने आ जाए तो प्रभावी कौन होगा, ये भी तो मुद्दा है। हो सकता है कि दोनों मैटर हो। ठीक, चलिए तो समझते हैं। इसमें पहला जो मुद्दा आया वो आया चंपाकम दोराई राजा। क्या मामला आया था? चंपाकम दोराई राजन मामला एक आया था 1951 में। और इसमें एक बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी कि निदेशक सिद्धांत जो हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, इन दोनों के बीच में जब भी कोई क्या होगा? टकराव होगा। क्या होगा? कोई टकराव होगा। किसमें?
इधर, हाँ, इधर है डीपीएसपी और इधर है फंडामेंटल राइट। इन दोनों में जब भी कोई टकराव होगा, ठीक है, तो इन दोनों में से मूल अधिकार ही प्रभावी होगा। बात समझ पा रहे हैं? पूरक के रूप में इसे हम लागू कर सकते हैं, पूरक के रूप में, लेकिन जब प्रभावी होगा तो यही होगा। बात समझ पा रहे हैं? सहायता पूरक के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब दोनों टकराव में आएंगे तो फंडामेंटल राइट को ही हम क्या मानेंगे? प्रभावी मानेंगे। बात समझ में आ गई? फिर एक मामला आ गया, अगला मामला समझ लेते हैं। मामले सब वही हैं जो पिछला पढ़ा है आपने, बट हम अलग अलग करके समझ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जैसे मान लीजिए गोलकनाथ आया तो गोलक ने एक साथ ही जजमेंट दिए होंगे ना, मूल अधिकार पे, डीपीएसपी पे, सब एक साथ दिए होंगे, तो इसीलिए हम लोग उसको अलग अलग करके पढ़ रहे हैं कि समझने में दिक्कत ना हो जाए, ठीक है? फिर से आप सबको पता है गोलकनाथ अभी एक मामला आया था, सन कौन सा था? 1967, ठीक है? इसमें एक बात लिख दी गई, क्या कहा कोर्ट ने? कहा कि निवेशक तत्व जो है, कौन है? वही डीपीएसपी। निवेशक तत्व को लागू करने में मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया सकता। मतलब ऐसा ना हो जाए कि आप डीपीएसपी को लागू कराने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन कर दो, ये नहीं होगा। बात समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। अब जब दो लगातार वार आए थे तो एक संविधान संशोधन तो बनता ही था, और इसी में हो गया 25वां संविधान संशोधन। क्या हो गया? 25वां संशोधन हो गया, ठीक है? 25वां संविधान संशोधन हो गया, और ये सन क्या था? 1971, ठीक है? अब संसद ने एक विधि बना दी, संसद ने एक नए कानून बनाया, संशोधन किया, और उसमें लिखा कि अनुच्छेद 39 खा और गा, ठीक है? 39 खा और गा याद है आप लोगों को? फंडामेंटल राइट में हमने 39 पढ़ा था, ठीक है? ये समानता की बात करेगा, और हाँ, इसमें बिल्कुल नए नए इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा, सबको समान अवसर मिले ऐसी बात करेगा, ठीक है? समान का समान वेतन की बात करेगा। याद आ रहा है? तो इन्होंने कहा कि देखो, अनुच्छेद 39 खा और गा में वर्णित जो समाजवादी तत्व हैं, ठीक है, उनको लागू करने के लिए विधि को इस आधार पर घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि 39 खा और गा को सिर्फ इस आधार पर, उस विधि को, उस कानून को सिर्फ इस आधार पर उसे अवैध नहीं कहा जाएगा कि वो आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन करते हैं। बात समझ पा रहे हो? इन्होंने कहा कि 39 खा और गा ये क्या है? ये डीपीएसपी है ना? कहा कि इसको सिर्फ इस आधार पर, जब इसमें हम कोई संशोधन करेंगे, बात समझ पा रहे हो? इसमें जो हम संशोधन करेंगे उनको, ये किस पे संशोधन कर रहे हैं? ये समाजवादी तत्व हैं, तो इनको सिर्फ इस आधार पर आप क्या नहीं करेंगे? अवैध नहीं कर देंगे कि ये फंडामेंटल राइट जो आपके हैं, कौन से राइट हैं? फंडामेंटल राइट में कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 14, 19 और 31। आर्टिकल 14, 19 और 31 सिर्फ इस आधार पर, ठीक है, इसे अवैध नहीं घोषित कर दिया जाएगा कि वो 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा? और जैसे ही ये हुआ, फिर एक और संविधान संशोधन हुआ, और वो था 42वां संविधान संशोधन। क्या था वो? 42वां सुनते ही याद आ जा रहा है क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? फिर मामला क्या है? 42वां संविधान संशोधन है, 1976 का है, और इस संशोधन में कहा कि इसमें जब नीति निदेशक तत्व की प्राथमिकता सर्वोच्च मूल अधिकार 14, 19 और 31 पर प्रभावी क्या कर दिया गया? इसे बना दिया गया। बात समझ पा रहे हैं? बात कुछ नहीं है, इसमें भी वही बात लिख दी गई 25 वाली कि देखो, जो का और खा है, हमने भी बात की थी ना, खा और गा की, 39 खा और गा,
इन्होंने कहा कि कोई भी जब बात प्राथमिकता की आएगी नीति निदेशक सिद्धांतों की, ठीक है, और बात आएगी सर्वोच्चता मूल अधिकारों की, तो 14, 19 और 31 को जो प्रभावी बनाया गया है, मतलब उनके ऊपर, मतलब 14, 19 और 31 प्रभावी नहीं होंगे, ठीक है, किसके ऊपर? नीति निदेशक तत्वों के ऊपर। बात समझ पा रहे हो? ये किसने कह दिया? यहां पे स्पष्ट रूप से बात लिख दिया गया, ठीक। फिर फाइनली एक मामला और आ गया, और उस मामले का फिर नाम क्या था? अभी आपने पढ़ा था, मिनर्वा मिल्स। क्या नाम था? ठीक, मिनर्वा मिल्स। ये कब आया था? 1980 में। और अभी हमने आपको क्या बताया था? ये वही मामला है जिसने दोबारा क्या कह दिया था कि मामला जब फंडामेंटल राइट का है, सुप्रीम कोर्ट अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? इसके पीछे सपोर्ट क्या कर रहा था? केशवानंद भारती, 1973। ठीक है, बात समझे? वहीं से शक्ति मिला था इसको। कोर्ट ने व्यवस्था की कि नीति निदेशक जो तत्व हैं और मौलिक अधिकार हैं, ये क्या है? निदेशक तत्व मूल अधिकारों के अधीनस्थ हैं। बात समझ पा रहे हो? कोर्ट ने क्या कह दिया? कहा जो ये डीपीएसपी है और ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के अधीनस्थ कौन है? डीपीएसपी है। बात समझ पा रहे हो? ये बात कह रहे। और फिर वही बात कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन में विश्वास करेगा। क्या करेगा? अगर दोनों में संतुलन बन पा रहा है तो बात ठीक है, वह अधीनस्थ ही माना जाएगा। ठीक है। इसने कहा, कोर्ट ने एक बात और कहा कि एक रथ के दो पहियों के समान है। ठीक है, क्या कहा? एक रथ के दो पहियों के समान है, एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना बाधित हो जाएगी। कहा कि देखो, जो आपस में लड़ रहे हो ना कि हम आगे कि तुम आगे, एक्चुअल में दोनों की जरूरत है भाई इस देश के संविधान को। ठीक है, क्योंकि अब मामला कैसा है, अब कोर्ट क्या कर रहा है? कोर्ट हर चीज बैलेंस कर रहा है कि अब ज्यादा लड़ाई बहुत दिन तक अच्छी बात नहीं है। कह रहा है कि डीपीएसपी भी सही, फंडामेंटल राइट भी सही, दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक रथ के दो पहिए हैं। एक दूसरे पर लादने का अगर प्रयास करोगे तो जो मूल ढांचा इसका है, मूल जो भावना है संविधान की, वही बाधित हो जाएगी। ठीक है, और मूल भावना की बुनियादी जो ढांचे की आवश्यकता है, जो मैंने कहा है कब? 1973 में। ठीक है, उसका भी क्या हो जाएगा? उसकी भी विशेषता का हनन हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए कि नीति निदेशक तत्वों के लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर पर्याप्त नहीं किया जा सकता। ये कह रहे हैं कि जो नीति निदेशक तत्व में जो हैं, जो बातें लिखी हैं, अगर मूल अधिकार ही नहीं प्राप्त हुआ तो उन तत्वों का मतलब क्या रह जाएगा? मेन मुद्दा तो वही है कि मूल अधिकार लोगों को फंडामेंटल राइट्स देने हैं, मूलभूत जीवन के वो अधिकार देने हैं जिससे उनका क्या हो जाए? उनका सामाजिक विकास हो जाए। ठीक है, उनका आर्थिक विकास हो जाए, राजनीतिक विकास हो जाए, धार्मिक विकास हो जाए। यही तो करना है हमको। ठीक है, और इतने सारे मामले आने के बाद यहीं से आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।